धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पूरा मीडिया दिल्ली में बैठा हुआ है और खुद को मेन स्ट्रीम साबित करने में लगा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे हर चीज की जानकारी हो, उसके पत्रकारों को हर चीज पे पकड़ हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार के चुनाव की देश ही नहीं पूरी दुनिया में हमेशा से चर्चा होती है। इस बार कई मायनों में बिहार का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। 30-35 साल के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव चुनावी मैदान में नहीं है। एक इतिहास ये भी है कि नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं उनके साथ खड़े होके। लेकिन मैं इससे भी इतर कुछ और चीजों पर बात करना चाहता हूं, तो हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं ओम प्रकाश अश्क जी। जाने माने संपादक हैं, पूरी दुनिया उनके नाम को जानती है और आज के टाइम में वो सार्थक समय के नाम से एक अपना वेब पोर्टल चला रहे हैं जहां आप उनकी बेबाकी, उनकी स्पष्टवादिता को देख और सुन सकते हैं। उन्होंने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया। मैं कुछ सवालों के जरिए कुछ चीजों को समझना चाहता हूं सर। जैसे मेरा पहला सवाल ये है कि एनडीए के नेताओं की आजकल इतनी हूटिंग क्यों हो रही है? क्या ये बिहार का कल्चर बन गया है या एक नई राजनीति जो है बिहार में शुरू हो गई है? नीतीश कुमार को भी बख्शा नहीं जा रहा है, उनकी रैलियों में जाके नारे लगाए जा रहे हैं, उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। ये क्या नई परिपाटी शुरू हुई है राजनीति की? दरअसल ये बिल्कुल नायाब परिपाटी है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जितने बड़े पैमाने पर ये चीजें हो रही हैं। लगभग हर सभा में जहां नीतीश कुमार जा रहे हैं ये विरोध उनको देखने को मिल रहा है जी। और सबसे आश्चर्यजनक चीज ये है कि इस विरोध पर नीतीश कुमार रिएक्ट भी कर रहे हैं, प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं जी। और ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं जिसकी उम्मीद आम आदमी नहीं करता है। आम आदमी इसलिए नहीं करता है कि नीतीश कुमार के स्वभाव को, उनके चाल ढाल को, उनके बातचीत और काम के अंदाज को जिसने देखा है वो बेहतर जानता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई भी कुछ बोले, कोई प्रतिक्रिया जाहिर करे, वो चुप्पी साधे रहते हैं और चुप्पी साधने के बाद वो कहते भी हैं कि मैं अपने काम से उसको साबित करता हूं, न कि बोल के। आपको याद होगा कि पिछले 6, 8, 10 महीने से जी। चिराग पासवान जो एलजेपी के नेता हैं और कभी एनडीए में भी हुआ करते थे, अभी भी एनडीए में हैं जी। क्योंकि बिहार एनडीए ने उनको बाहर किया है, दिल्ली एनडीए ने, यानी केंद्रीय नेतृत्व एनडीए का जो है उसने एक बार भी नहीं कहा कि चिराग पासवान को हम अलग करते हैं जी। और उसके बहाने भी हैं, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो नीतीश कुमार पहली बार रिएक्ट कर रहे हैं। यहां तक उन्होंने कह दिया कि 10 लाख नौकरियों की जब बात तेजस्वी यादव ने, जो आरजेडी के नेता हैं और उस महागठबंधन के सीएम फेस भी हैं, जब उन्होंने कहा कि हम पहली ही मीटिंग में कैबिनेट की 10 लाख नौकरियों पर मुहर लगाएंगे जो सरकारी नौकरियां होंगी जी। तो उस पर उन्होंने रिएक्ट किया कि पैसा क्या आप जेल से ले आएंगे? जेल का मतलब सीधे है कि उनके पिता जहां बंद है। दूसरा उन्होंने कहा पैसे क्या आसमान से लाओगे जी। पैसे क्या कहीं से उठा के लाओगे या जाली नोट छापोगे? ये पहली प्रतिक्रिया उनकी थी तेजस्वी को लेके, मतलब एक झुंझलाहट दिखी। दूसरा जब बेगूसराय में वो सभा कर रहे थे तो वहां भी 20 से कुछ लड़कों ने हल्ला किया, तेजस्वी के नारे लगाए, तो उन्होंने कह दिया कि भैया जिसको वोट देना तुम लोग दो और तुम लोगों को ये लोग अगल बगल देख लो, जो लोग बैठे हुए ठीक कर देंगे और सुन लीजिए आप लोग भी इनको ठीक कर दीजिए। तो इस तरह की प्रतिक्रिया आमतौर पर नीतीश कुमार से अब तक सुनने, देखने, जानने को नहीं मिली है। यानी नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं इस गुस्से से झुंझलाहट में है। दूसरी बात, जो आपका मूल सवाल था कि ऐसा रिएक्शन पब्लिक का पहली बार देखने को मिल रहा है कि सभाओं में। जी सर। तो ये खास करके एनडीए जो सत्ताधारी गठबंधन है उसके नेताओं के खिलाफ ऐसी चीजें लगातार हो रही हैं। वो चाहे गोपालगंज का मामला हो, गोपालगंज में एक एनडीए के कैंडिडेट की गाड़ी पर पथराव हुआ। जीतन राम मांझी जिस इलाके में गए वहां सड़क की मांग करते हुए उसी भीड़ में लोग शामिल हुए। और जगहों पर भी ऐसी कई जगहों से शिकायतें हैं, शिकायतें नहीं कहेंगे बल्कि जो सूचनाएं हैं कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। ये दरअसल जन उभार है, इसको पब्लिक का रिएक्शन कहते हैं और पब्लिक जो चीजें चाहती है
पब्लिक तो महंगाई से ऐसे ही उबी है, कोविड की बंदिशों से उबी है, कोविड की परेशानियों से उबी है, जी प्रवासियों के जो बिहार आने में जो परेशानी हुई, कोई पूरा देश जानता है कि नीतीश कुमार ने पहले मना किया कि जो जहां है वहीं रहे, जी किसी को नहीं आने देंगे, वहीं खाने का इंतजाम करेंगे। जी। जब लोग आए तो कहा कि घर नहीं जा सकते, आप क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे। क्वारंटाइन सेंटर में एक आदमी पर लगभग 5,500 का खर्च सरकार ने किया। जी लेकिन वास्तव में जो जमीन से जुड़े हैं, जो जानते हैं, जो अपने इलाके में गए होंगे, उनको पता होगा कि वहां जो क्वारंटाइन सेंटर चल रहे थे, वहां लोगों के घर से खाना आता था। जी। सिर्फ उस सेंटर में लोग सोते थे, खाना पीना नाश्ता सब घर से आता था। तो जो यानी बिहार लूट, सर जी, हाँ, तो जो यानी उस बिहार में पैसे इस की वक्त जबरदस्त दिखाई दे लूट। रहा है वो लोगों का गुस्सा है, या फिर मैं कहूंगा कि नई तरीके की राजनीति पैदा की जा रही है, कुछ लोग ऐसे पैदा करके भीड़ में भेजे जा रहे हैं, है क्या? आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आपके पास तो लंबा अनुभव है ओडिशा, बंगाल, बिहार, तमाम राज्यों की राजनीतिक पकड़ का। देखिए, ये जन उभार है। मैंने पहले ही कहा कि ये गुस्सा है, ये पब्लिक का गुस्सा। पब्लिक का गुस्सा दो तीन तरह से जाहिर होता है। पहला ही मैंने कहा कि कोविड की वजह से जो लोग परेशान थे, महंगाई की मार ऊपर से, तीसरा कि सरकारी योजनाओं में लूट तो पब्लिक को पता नहीं है, जी लेकिन जो सतह पर काम होते हैं, जैसे एक निश्चय था नीतीश जी का 7 निश्चय, उसमें कि हर घर में नल का जल पहुंचाएंगे। योजना की नीयत पर कोई सवाल नहीं उठ सकता है, जी उनकी नीति बड़ी अच्छी थी। जी लेकिन उसमें खामी कहां से थी कि आधिकारिक स्तर पर, जी ठेकेदारों के स्तर पर जो मिली भगत हुई। गांव में पाइप तो बिछ गया, लेकिन नल वैसे ही ताक रहा है। जी आप वाटर टैंक तो आपने बनवा दिया, लेकिन पता चला बोरिंग फेल हो गई। जी। तो वो योजना पूरी की पूरी पानी की योजना थी और पानी में चली गई। ये लोग देख रहे हैं सतह पर कि हमारे पैसे की बर्बादी कैसे हो रही है। ठीक है सर। दूसरी से तो लेकिन फिर जो दिल्ली में बैठा हाँ, मीडिया रिपोर्ट दिखा रहा है कि एनडीए 140 से लेके 160 तक जा रहा है, वो आखिर कहां पे जाके सर्वे कर रहा है? वो किस आधार पे रिपोर्ट दिखा रहा है सर? देखिए, चीजें दो तीन चीजें हैं। मैं सर्वे के तकनीक पर, क्योंकि वो प्रोफेशनल एजेंसीज हैं और अपने अंदाज में वो सर्वे करते हैं, उस पर सवाल तो नहीं खड़ा कर सकते हैं। लेकिन कई बार सर्वे के फेल होने की भी सूचनाएं आई हैं। जी इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि सर्वे पूरी तरह नाकाम हो सकता है। वो ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। दो चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है कि कई दफा ऐसा होता है कि भीड़ जो दिखती है, वो भीड़ कई कारणों से आती है। जी कुछ नेताओं की नीतियों के जानने के लिए आते हैं, उनके हाव भाव अंदाज को जानने आते हैं। जी नीतीश पहली बार पिता की अनुपस्थिति में, पिछला 2015 का चुनाव नीतीश, ये तेजस्वी ने जी लालू प्रसाद के भरोसे लड़ा और वो उप मुख्यमंत्री बने, वो अलग बात है, या उनके भाई मंत्री बने, जी ये तमाम चीजें हुई। इस बार पहली बार मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में तेजस्वी यादव जनता के बीच में है। तो जनता के बीच में जब वो जा रहे हैं, तो लोगों को भी जानने की उत्सुकता है कि जो उसको सीएम फेस बना के महागठबंधन पेश कर रहा है, वो हमारे लिए कितने काम का है, कैसा है, बोलचाल का अंदाज कैसा है, उसके रंग रूप चाल ढाल कैसा है। एक भीड़ का उत्साह ये है। दूसरा कि बदलाव तो यकीनन जनता चाहती है, वो तो किसी क्या भी सूरत में, वो चाहे एनडीए के लोग हों। जी जी हाँ, सर, तो क्या मीडिया वो समझ नहीं पा एनडीए रहा के है लोगों बिहार में के भी। भाव को, बिहार की जनता के भाव को मीडिया समझ नहीं पा रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप लोग क्या देख रहे हैं वहां बैठ के? मैं इस गणित पर आता हूं उसके बाद। तो ये एक पब्लिक का मूड जो दिख रहा है, आप देखे होंगे कि जो भी वीडियोस या फुटेज आपको सामने दिख रहे हैं, उसमें युवाओं की भीड़ है। और बिहार में इस बार 58 लाख से ज्यादा, यानी लगभग 58% से ज्यादा, यानी ऑलमोस्ट 60% यूथ वोटर है। जी और ये यूथ वोटर में भी बड़ा पैमाना है, लगभग 45-50 के आसपास, जो फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहा है। तो नीतीश कुमार ने जो मुद्दा बनाया कि 15 साल रालू राबड़ी का और 15 साल मेरे कामकाज का, निश्चित तौर पर नीतीश ने अच्छा काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं। सड़कें बनी, बिजली आई, और भी उन्होंने जो योजनाओं पर काम किया, वो अलग, उनके फेल होने के दूसरे कारण हो सकते हैं।
उस कारण पर भी हम लोग आ जाएंगे, कभी बात करेंगे जी। तो ये 60% जो युवा हैं, ये अगर उनके खिलाफ जाते हैं, इसमें से जो मैंने 50% की बात कही, वो उस दौर के हैं जब वो 5 से 7 साल के रहे होंगे या 3 साल के रहे होंगे, तब लालू राबड़ी के राज का आतंक उन्होंने देखा होगा जी। या उससे ज्यादा की उम्र वालों ने देखा होगा जी। या देखा भी होगा तो वो समझे भी नहीं होंगे कि यह है क्या। जी। दरअसल उस समय उनको समझ ही नहीं होगी 4-5 साल की उम्र में कि क्या अत्याचार होता है, क्या सदाचार होता है। तो वो फर्स्ट टाइम वोटर बन रहे हैं और उनको जो चीजें दिख रही हैं कि नीतीश कुमार ने सबसे पहले शराबबंदी करने के बाद जी। एक सामाजिक बड़ा काम किया, लेकिन बिहार में शराबबंदी हुई ही नहीं जी। वो कानून जरूर बना। उस कानून के तहत जो लोग पकड़े गए, वो लोग पकड़े गए जिनका धंधा देसी शराब बनाने या ताड़ी बेचने का था, वो छोटे तबके के लोग थे। तो जो भी गिरफ्तारियां हुई, जो भी लोग जेल में गए, जिनके घर में परेशानी हुई, वो सब लोग वही लोग थे। तो ये भी देखा लोगों ने, शराबबंदी के नाम पर बेवजह वैट बढ़ाया, 2 बार 3 बार बढ़ा के लगभग 6,000 करोड़। तो नीतीश खुद कबूल करते हैं कि शराबबंदी की वजह से जो रेवेन्यू का लॉस हुआ वो 6,000 करोड़ के आसपास है। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर कि जो युवा है जो पहली बार वोटिंग करने जा रहा है वो नहीं जानता है कि लालू प्रसाद यादव को कैसा शासनकाल था। वो जानता है नीतीश कुमार के शासनकाल को, जो पिछले 15 साल से देखते हुए वो जवान हुआ है और वो इस चुनाव में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। तो क्या बिहार के युवा 3 युवाओं को पसंद कर रहे हैं? तेजस्वी यादव, दूसरे आप चिराग पासवान और तीसरे कन्हैया कुमार, इसलिए उनकी रैलियों में ज्यादा भीड़ जुट रही है। बेशक कन्हैया की रैली की भीड़ के 2 कारण है। एक तो कन्हैया युवा है, दूसरा कन्हैया में कन्विंसिंग पावर ज्यादा है। बेबाक ढंग से अगर कहें तो कन्हैया का भाषण, आप उनकी विचारधारा के विपरीत भी सोच रहे हो या विपरीत विचारधारा की मानसिकता हो, अगर कन्हैया का भाषण आपने सुन लिया तो कुछ देर के लिए कन्हैया का जादू आप पर चल जाता है। बिल्कुल सर, कुछ देर तक तो प्रभावित कर ही देते हैं, नंबर 1। दूसरा, तेजस्वी के सभाओं में जो भीड़ हो रही है उसकी वजह भी मैंने बताई कि जिसको मुख्यमंत्री के रूप में लोग पेश कर रहे हैं, दरअसल लोग जानना चाहते हैं कि वो है कैसा जी, वो बात कैसा करता है, उसका अंदाज कैसा है जी। एक इस वजह से भीड़। तीसरा कि जो युवाओं में एक ऐसा मुद्दा तेजस्वी ने लिया है जो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है जी, और इस चुनाव में उसका लाभ तेजस्वी यादव को मिले न मिले, महागठबंधन को मिले न मिले, लेकिन आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है जी। ये 2024 तक के जो चुनाव होंगे या 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, उस समय तक पूरे देश में यह मुद्दा है। इसलिए आपको याद होगा कि जब इन्होंने 10 लाख की बात कही तो उन्होंने दूसरे ढंग की काट निकाली कि हम 19 लाख देंगे जी। बिल्कुल सही। पप्पू यादव ने तो कहा कि हर साल 5 लाख करके हम 60 लाख देंगे। इसी चुनाव के दौरान एक तस्वीर और उभर रही है सर, जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी साथ रहकर नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने में लगी हुई है। कल कुछ होर्डिंग्स पोस्टर सामने आए जिसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे थे और एनडीए के लिए वोट मांग रहे थे, जिसके आधार पर कहा गया कि देखो अब खुल गई पोल, बीजेपी नीतीश कुमार को साइड करने पर तुली हुई है। अभी से उसने मान लिया है कि नीतीश कुमार बिहार में चेहरा नहीं है। देखिए, इसको पक्के तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, अनुमान के तौर पर, क्योंकि आधार तो इसका कुछ नहीं दिख रहा है जी। लेकिन पोस्टर वाली बात आपने कही, पोस्टर में, और ये मामला आज का नहीं है, ये मामला पुराना मामला है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने उस दिन बीजेपी का साथ छोड़ा था जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने की बात गोवा में तय हुई थी जी। उसी आधार पर उन्होंने बीजेपी से अलग होकर सरकार गिरा दी थी जी। और फिर सहयोग लेके उन्होंने बनाई दूसरे की। दूसरा कि नरेंद्र मोदी के साथ भोज रद्द किया था उन्होंने। मुख्यमंत्री रहते पिछले चुनाव में भाजपा के साथ रहते हुए भी बिहार में नरेंद्र मोदी के प्रवेश पर बंदिश थी एक तरह से। तीसरा कि जब बाढ़ राहत कोष के लिए नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पैसे भेजे जी, गुस्सा इतना था नरेंद्र मोदी से कि नीतीश कुमार ने लौटा दिया जी। मुझे नहीं लगता है कि इतनी फजीहत जिसकी हुई हो जी, वो उन चीजों को भूल जाएगा जो अतीत में उसके साथ किसी ने बर्ताव किया हो।
तो जो आपकी शंका है, उस शंका को सच मानने में ये चीजें आधार बनती हैं। इसी बीच में पोस्टर से गायब होने की, उनके चेहरे के गायब होने की बात है। नीतीश कुमार ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बार्गेन किया बीजेपी से, उसकी जीती हुई 22 सीटों में से 5 सीटें घटा दी और 17-17 पर समझौता किया था। ये प्रेशर क्रिएट किया था और ये कहा कि हम बड़े भाई हैं बिहार में, हमारे नेतृत्व में चुनाव, विधानसभा का चुनाव जाहिर है बिहार का था, इसलिए ये होना ही था। तो बीजेपी ने पहले से इसके का काट निकाल लिया कि चिराग पासवान को एनडीए में रहते हुए नीतीश के खिलाफ वोकल होकर बोलने के लिए छूट देगी, और तब तक छूट दी जब तक चुनाव का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इस बीच में बीजेपी का एक भी नेता कभी भी चिराग पासवान को रोकने की कोशिश नहीं करता है। इसके पीछे का मैसेज और मकसद आप बेहतर समझ रहे होंगे। तो क्या लगता है पहले चरण के तहत कल 71 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, क्या मतदान बढ़ेगा बिहार में? युवाओं में रुझान है या बुजुर्गों में रुझान है, या मतदान के प्रति लोगों में उदासीनता है? कोरोना के चलते लोग क्या घर से निकल पाएंगे? किस तरीके की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? देखिए, दो चीजें इसमें कंट्राडिक्टरी होती हैं। अभी एमएलसी का चुनाव हुआ था, जो स्नातक क्षेत्र के युवा थे उसमें वोटर होते हैं उसका वोटिंग परसेंट इतना कम हुआ है कि चुनाव आयोग खुद चिंतित है कि इस बार वोटिंग परसेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। तो जाहिर है कि जो ग्रेजुएशन करने वाले हैं उसमें ज्यादातर युवा ही होते हैं, या बराबर बराबर ही मान लें। तो इसमें जो उदासीनता दिखी, कहीं ऐसी बात न हो कि जो उत्साह सभाओं में दिख रहा है वो उत्साह वोट के बूथ पर जाते जाते कहीं ठंडा पड़ जाए। एक तो ये हमको लगता है। तो वोटिंग परसेंट पहले फेज के चुनाव में अगर वोटिंग परसेंट बढ़ता है तब तो ये मान के चलिए कि ये एक बदलाव की आंधी चल रही है। निश्चित तौर पर बदलाव होगा जिसकी उम्मीद या अनुमान लगा रहे हैं हमारे जैसे लोग। हम सर्वे की बात नहीं कर रहे हैं, सर्वे का अनुमान दूसरा है। हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि जिस तरह का भीड़ हम लोग देख रहे हैं तेजस्वी की सभाओं में या महागठबंधन के नेताओं की सभाओं में, वो एक बदलाव की भीड़ है, वो युवाओं की भीड़ है जो बदलाव चाहते हैं और वो वोट में कन्वर्ट हो सकते हैं, और उनकी आबादी भी 60% है इस बार के वोटिंग में। तो वो 60% अगर वोटिंग कर देते हैं और कल का वोट परसेंट अगर बढ़ता है तो इसका मतलब कि युवाओं की बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी हो रही है। और बढ़ चढ़ की हिस्सेदारी हो रही है तो वो बदलाव होगा। सर, एक आखिरी सवाल ले लेता हूं। कल की वोटिंग पर बहुत बड़ा दारोमदार है और आने वाले दोनों चरणों में किस तरीके से बिहार अपना रोल अदा करने वाला है भारत की राजनीति में, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन एक आखिरी सवाल चलते चलते मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या बीजेपी को भी आभास हो गया है कि परिवर्तन की बयार बिहार में बह रही है, इसलिए वो धारा 370, जिन्ना, लव जिहाद और अलग अलग इसी तरीके के मुद्दे जो सांप्रदायिक मुद्दे हैं उनको उठा रही है? और कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती को जो रिहा किया गया है वो असल में बिहार चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी, इसलिए महबूबा मुफ्ती को रिहा किया गया है। बेशक चुनाव में कई चालें चली जाती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरा कि जो आपका पहला सवाल था कि बीजेपी का उत्थान वहां से होता है जब 2 सीटों पर वो जीतती थी, और 2 से बढ़कर आज जहां पहुंची है बीजेपी, ये भी आपको पता है लोकसभा की। और आपको यह भी याद होगा कि हर चुनाव में इमोशनल मुद्दे होते हैं, उसके भावनाओं को भुनाने वाले मुद्दे होते हैं। कभी राम मंदिर का मुद्दा उठेगा, कभी रथ यात्रा निकलेगी, कभी ईंट जुटाए जाएंगे, कभी मस्जिद ढहा दी जाएगी। यानी राम मंदिर ने इनके कई चुनावों की वैतरणी पार कराई और यहां तक पहुंचा दिया। 370 का मुद्दा लेके आ गए, 35A का मुद्दा लेके आए, एनआरसी का मुद्दा भी थोड़ा शांति में है लेकिन अंततः वो भी होना है, सीएए है। ये तमाम ऐसे इमोशनल मुद्दे होते हैं। उसमें मुफ्ती का भी अगर मामला आता है तो महबूबा मुफ्ती का, तो वो भी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी कि ये भी एक चुनाव की चाल हो सकती है
जिससे ये मैसेज जाए कि हम किसी के दुश्मन नहीं, जो तबका हमसे डरा हो वो माने कि हमसे ये नहीं है। लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं बिहार में, बिल्कुल सब कुछ के बावजूद जातीय समीकरण सबसे बड़ा होता है जी। और जातीय समीकरण का गणित अगर देखें तो बिहार में लगभग 50% ओबीसी और ईबीसी के लोग हैं जी। 17% के आसपास 16% दलित वोट हैं जी। 15% के आसपास मुस्लिम वोटर हैं, 15% के आसपास यादव वोटर हैं। तो मुस्लिम यादव वोटर का समीकरण 2-4% हटा भी दें यादव में से, लेकिन जी। मुस्लिम का 100% जी। और यादव का अगर हम 10-12 भी ले लें तो जी। 26-27% वोट महागठबंधन के खाते में जाता दिख रहा है। जी। दूसरा, अब डिसाइडिंग फैक्टर बनते हैं दलित या फिर पिछड़ी जातियों के लोग। इसमें से यादव को मान लें, ओबीसी को हटा दें तो 50 में से 16 हटा दिए तो 36%। उस 36% में 5-10% भी अगर महागठबंधन को वोट मिलता है तब तो वो उनकी सरकार पक्की बन जाएगी। वो अगर वोट नहीं मिल पाता है, वो जातीय समीकरण के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर, जमात के नाम पर अगर मिलता है। ठीक है सर, आपने पूरा जातीय समीकरण आंकड़ों के हिसाब से समझाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बारीकी पकड़ रखते हैं आप पूरे इस इलाके के अंदर, पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव भी है आपके सामने। लेकिन चलते चलते मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया कि भीम आर्मी, जिन्होंने आजकल आजाद समाज पार्टी बना ली है, वो भी बिहार के चुनाव में उतरे हुए हैं और दलित वोटों के सहारे चुनाव में उतरे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो एक मुस्लिम चेहरा बन के उतरे हैं, वो मुस्लिम वोटों के सहारे उतरे हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि दलित और मुस्लिम और ओबीसी कुछ मिलके कर देगा, लगता है कि वो कुछ कर पाएगा या बिखर जाएगा? दरअसल ओवैसी के बारे में लोगों को बेहतर पहचान है और ऐसा नहीं है कि अब सब मुस्लिम जमात में सब लोग वैसे ही हैं जो चीजों को नहीं समझ पाते हैं जी। ओवैसी की पकड़ एक सीमांचल जिसको बोलते हैं, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया, कटिहार, वो इलाका है जी। उस इलाके में अगर ओवैसी ने पोलराइज किया तो समझ लीजिए कि बाकी पोलराइजेशन बीजेपी के पक्ष में हो जाएगा। उसमें दूसरे की दखल और पकड़ नहीं हो पाएगी। यानी अंततः ओवैसी का पोलराइज करना अपने जातीय वोटों का, वो बीजेपी के फायदा पहुंचाएगा। ओवैसी के इस रूप में अब वहां पहचान बनने लगी बिहार में। और पहले से हम लोग ये चर्चा भी करते रहे कि ओवैसी वोट काटने वाले आदमी हैं, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले आदमी हैं, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। दूसरा कि दूसरे जो दलित नेता हैं, दो चीजें ध्यान रखिए कि दलित चेहरों में आजाद पार्टी की बात अपने की या फिर चिराग पासवान की बात आएगी और जीतन मांझी की बात आएगी जो एक्स सीएम रहे हैं। जीतन राम मांझी ने ऐसा दलितों के लिए कुछ नहीं किया जी, पहली बात। रामविलास पासवान भी दलितों के लिए कुछ नहीं कर पाए जी। वो दलित समाज से जरूर नेता बने, लेकिन वो दलितों के नेता नहीं जी। ये दोनों ही लोग जी दलितों के नेता नहीं। जैसे मायावती को और कांशीराम को हम लोग कहते हैं कि वो दलितों की नेता हैं जी, या रहे हैं, लेकिन आप रामविलास पासवान के घराने में या चिराग पासवान अभी जो बच्चे हैं या जीतन राम मांझी हो या कोई भी हो जी, वो दलितों का नेता नहीं है, वो दलित नेता है। और दलित नेता अभी तक अपने भरोसे नहीं, वहां दूसरे के साथ होके, जैसे वैशाली में जीतते रहे, हाजीपुर में जीतते रहे रामविलास पासवान, काफी वोटों से जीतते रहे, या जिन इलाकों में उनके भाई भतीजे खास करके उनके परिवार के लोग जीतते रहे जी, तो वो दूसरे के भरोसे जीतते रहे। ऐसा नहीं कि वहां उनका वोट एक ही पॉकेट में 17% है और ले लिया उन्होंने। तो ये बिहार की स्थिति है वहां दलित नेताओं की। यूपी के जो दलित नेता चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के सहारे वहां पे गए हैं, उनकी क्या कोई कुछ भूमिका रहने वाली है, या बिहार के लोग जानते हैं कि वो बाहर के दलित नेता को नेता नहीं मानेंगे? नहीं, बाहर और भीतर की बात नहीं है जी। वो अपने समाज के उन नेताओं को देख चुके हैं। आपको मैंने उदाहरण दिया जीतन राम मांझी जी, जिनको 4 या 5 सीटें मिली हैं, तो समधी, समधन, बेटा, दामाद, इन सबों को उन्होंने उम्मीदवार बना दिया जी।
रामविलास पासवान को जब ये अवसर मिला दलितों का नेता बनने का, तो उन्होंने अपने ही परिवार का विकास किया। ठीक है। तो अब चंद्रशेखर नहीं, कोई भी आ जाए बिहार में, तो बिहार के नेता इस बात पर भरोसा कम करेंगे जी कि ये हमारे लिए नेतृत्व करेंगे, बल्कि उनको अभी जो दिख रहा है वो उन समझेंगे। मायावती को समझ रहे हैं लोग, वहां के दलित समझते हैं यूपी के, क्योंकि उन लोगों ने उनको देखा परखा है, लेकिन यहाँ के लोग इनको दलित नेता के तौर पर देखते ही नहीं। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पे रोशनी डाली और छोटी सी बातचीत के जरिए बहुत कुछ लोगों को सीखने और समझने को मिला होगा। अगर कल मतदान हो जाएगा और अच्छे से मतदान रहा या कम भी रहा, तो मैं कोशिश करूंगा परसों एक बार आपसे फिर वक्त लेने की, और अगर आप वक्त देंगे तो फिर से लोगों के सामने कुछ और चीजों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पक्का, एकदम विश्वास दिलाता हूँ।